नमस्कार दोस्तों, टेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत। हम एलटी पेडागोगी की बात कर रहे हैं। यूके ट्रिपल एससी द्वारा सहायक अध्यापक एलटी के लिए जो पेपर लिया जाता है उसके 30 अंकों की, क्योंकि 70 अंकों का विषय आता है और 30 अंकों की पेडागोगी आती है जो सबके लिए कॉमन है, सारे विषय वालों के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। आज उसमें हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 के पार्ट 2 की। पार्ट 2 में, क्योंकि इसके पार्ट 1 में, भाग 1 में हमने चर्चा की थी कि इसका सामान्य परिचय क्या है, किसका, एनसीएफ का। एक तो ये बात की थी और हमने ये बात की थी कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, और हमने बात की थी कि इसके प्रमुख जो सिद्धांत थे, जिन 5 सिद्धांतों पर यह आधारित है, उन प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा हमने इससे पिछले वीडियो में कर ली है, जो इसका भाग 1 है। जिन्होंने वो नहीं देखा, वो बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, उसे एक बार आप जरूर देख लें। आज इससे आगे की हम बात करेंगे। तो ये पूरा हो चुका और जो बचा हुआ है उसमें कुछ 3 चीजें। एक तो इसके प्रमुख सुझाव, और मैंने आपको पिछले वीडियो में चर्चा की कि इसके 20 प्रमुख सुझाव हैं और ये सुझाव पूरी पेडागोगी को समझने के लिए हमें आसान बनाएंगे कि किस तरह से हम स्कूली बच्चों की अपेक्षाओं को समझ सकते हैं और एक एलटी सहायक अध्यापक में जिस तरह के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो एक तो ये पढ़ेंगे और एक ये पढ़ेंगे कि जो विविध विषय हैं हमारे स्कूली जीवन में, मतलब कि माध्यमिक में एलटी के टीचर्स को 10वीं तक के बच्चों को जो जो चीजें पढ़ानी होती हैं, वो जिन विषयों को पढ़ाते हैं असल में उनका उद्देश्य क्या है। जैसे गणित, जैसे भाषा हिंदी, जैसे नैतिक शिक्षा और अन्य विषय जो हैं, जैसे व्यायाम, शारीरिक शिक्षा जिसे हम कहते हैं, उन्हें पढ़ाने के असल उद्देश्य क्या हैं जो एनसीएफ में लिखे गए हैं। मैंने आपको कहा कि एनसीएफ मतलब है कि हमारी मार्गदर्शिका है, जिस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तो हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती हैं, उसे पढ़ेंगे। विविध विषयों के अध्ययन उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पढ़ेंगे। और दूसरा हम इसमें करेंगे कि बार बार ये चर्चा आ रही है कि ये पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, ये दो क्या हैं। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, लगातार इसकी बात हो रही है, तो क्या इनमें कोई अंतर है, यदि है तो क्या है, और जो है उसे प्रश्नों के रूप में किस प्रकार से पूछा जाएगा, इसकी चर्चा करेंगे। ये 3 बातें हमारे सेकंड पार्ट के लिए, 3 बातें पहले हो चुकी, 3 बातें ये होनी है। तो प्रमुख सुझावों की बात करें कि क्या क्या सुझाव इसने दिए एनसीएफ बनाने में, उस कमेटी ने क्या सुझाव दिए जो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया, जिन्होंने 21 विविध क्षेत्रों का अध्ययन किया कि हम स्कूली बच्चों को क्या क्या सिखाएं कि वो बेहतर कर सकें। उस सब पर ये चर्चा कि इसे स्कूलों में टीचर्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा और बाकी एग्जीक्यूट करने वाली संस्थाओं के द्वारा कैसे एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए अपने अपने स्तर पर। सिलेबस बनाने वालों को सिलेबस के स्तर पर, और जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको अपने रेगुलेटरी सिस्टम के आधार पर, और जो स्कूल जिनको क्लासरूम ऑपरेट करनी होती हैं, उन स्कूल्स को क्लासरूम के अंदर बच्चों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसके पूरे सुझाव दिए गए हैं। तो जब इन सुझावों की हम बात करते हैं, और टीचर्स जो स्पेशली बीएड करके आते हैं, मतलब प्रशिक्षित होते हैं टीचिंग करने के लिए, उन्हें एक बात पता होती है कि जो शिक्षण सूत्र होते हैं, शिक्षण सूत्र मतलब जैसे हम पढ़ते थे सरल से जटिल की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, इन्हीं को हम कहते हैं शिक्षण सूत्र। तो पहला ही सुझाव इन्होंने दिया कि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि क्या हो, मैंने आपको ये बात अब लगातार पेडागोगी में चलती रहेगी, अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो ये होगा कि हमारी जो शिक्षा होगी वो बाल केंद्रित होगी। मतलब हम पहले सरल बात करेंगे, फिर धीरे 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 उसे कठिन की ओर ले जाएंगे। एक सूत्र तो यही हुआ। और जैसे पहले हम
स्थूल की बात करेंगे, बड़े की बात करेंगे, फिर उसमें धीरे धीरे उसकी छोटी चीजों के बारे में बताएंगे, फिर ऐसे ही जो बाहरी तौर पर दिखाई देता है जो विश्लेषण है उसको करेंगे, फिर धीरे धीरे उसके संश्लेषण की ओर ले जाएंगे और मूर्त यानी जो दिखाई देता है उससे अमूर्त की ओर ले जाएंगे। ये सब आप जानते हैं, इसकी चर्चा हम डिटेल से वहां अधिगम चैप्टर में भी करेंगे। पर यहां मैं आपको कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। किसका? इन शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा? जिससे हमारी शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगी, बाल केंद्रित हो जाएगी। और बाल केंद्रित शिक्षा हो ये बड़ा जरूरी है। देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रक्रिया है ये त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल है। इसके एक हिस्से में छात्र होता है, स्टूडेंट होते हैं, एक हिस्से में सिलेबस होता है जिसको हम पाठ्यक्रम कहते हैं या पाठ्यवस्तु कहते हैं, वो होता है, और तीसरे हिस्से में जो एक्सपर्ट होता है किस चीज का, जरा बहुत बारीकी से एनसीएफ के अनुसार इसका अंतर समझ लें। एक्सपर्ट सब्जेक्ट का नहीं होता, एक्सपर्ट तो बहुत लोग होते हैं सब्जेक्ट के। क्या टीचर ही एकमात्र एक्सपर्ट होता है? नहीं। टीचर किस बात का एक्सपर्ट है उसे समझना होगा। एनसीएफ में उसे डिफाइन किया गया। टीचर बच्चों को बच्चों की उम्र और रुचि के अनुसार अपने विषय को सिखाने के लिए एक्सपर्ट होता है। फिर देखिए अंतर समझाऊं आपको। विषय का ज्ञान होना ये अलग बात है। जैसे हम में से बहुत सारे लोग मास्टर हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग और उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन रखते हैं, डॉक्टरेट हैं या एमएड हैं या तमाम तरह की क्वालिफिकेशन हमारे पास हैं। कुछ लोग ग्रेजुएट हैं, लेकिन कुछ ग्रेजुएट लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं, और कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के स्टूडेंट होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, डॉक्टरेट होते हैं, तमाम क्वालिफिकेशन रखते हैं, बावजूद उसके अपने टॉपिक को बच्चों तक उतना बेहतर डिलीवर नहीं कर पाते। तो अच्छा टीचर मतलब सब्जेक्ट की बेहतर जानकारी रखने वाला नहीं। सब्जेक्ट की बेहतर जानकारी तो उसकी मूलभूत आवश्यकता है ही है। तो अच्छे टीचर का मतलब जो इस बात की योग्यता रखता है कि वो उस संबंधित विषय के उस बारीक ज्ञान को स्टूडेंट्स के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, अध्येता एनसीएफ में कहा गया है, अध्येताओं के दिमाग में अच्छे से भर दे। तो उसे हमारे यहाँ टीचर को एक शब्द दिया गया है, फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदाता कहते हैं फैसिलिटेटर को। सुविधा प्रदाता का मतलब ही है वो अब सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, वो इंसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं। विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हम किसी भी सूचना को अपने एक मोबाइल के क्लिक से या इंटरनेट जहां भी हमें कंप्यूटर में जहां भी सुलभ है वहां एक क्लिक में सब हम निकाल सकते हैं सारी सूचनाएं। तो बच्चा भी निकाल सकता है। इसका मतलब सूचनाओं का अभाव नहीं है समाज में। समाज में अभाव है कि उनमें से कौन सी उपयोगी सूचनाएं हैं और उन्हें कैसे आसानी से सीखा जा सकता है। इसलिए जो उस सुविधा को प्रदान करे, और इस सुविधा प्रदाता का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको कहते हैं कि यह सुविधा प्रदाता क्लासरूम में सीखने के वातावरण का निर्माण करता है। तो अब सीखने के वातावरण का निर्माण करना ही अगर हमारा उद्देश्य है, तो इसका मतलब है कि नॉलेज तो हम रखते ही हैं, लेकिन उसे बच्चों के बीच कैसे पहुंचाएं, बच्चे उस लर्निंग में कैसे ज्यादा से ज्यादा भागीदार हों, टीचर का मुख्य उद्देश्य ये है। देखिए, ये बात कब आएगी? एक टीचर कब सुविधा प्रदाता बनेगा? जब उसके फोकस में स्टूडेंट होगा। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें सबसे ऊपर छात्र को रखा जाता है, स्टूडेंट को रखा जाता है, पाठ्यक्रम और सुविधा प्रदाता उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी लर्निंग हॉबीज या उसकी रुचियों के अनुसार पढ़ाने की, उसे समझाने की और उसे सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वह आसानी से सीखता है। तो इसमें देखिए क्या है कि जितने ज्यादा शिक्षण सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे उतना विद्यार्थी कंफर्टेबल होकर के लर्निंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा। और लर्निंग एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षण में। और इन्होंने एक और बात कही, तो पहली बात तो ये रही, और
देखिए इसे इसे ये त्रिआयामी जो व्यवस्था बताई ना मैंने आपको, ये जब पाठ्यक्रम सेंटर्ड होती है इसे रियलिस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग कहते हैं, यथार्थवादी शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, तो यथार्थवादी शिक्षण प्रक्रिया मतलब जैसा किताबों में लिखा है वैसा हम बता देंगे, ये तरीका। और जब टीचर सेंटर में होता है जो कहता है कि मैं ऐसा चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है, हमारे स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए, उसे लगता है कि नहीं स्टूडेंट ने ये गलत कर दिया तो उसे दंड देना चाहिए, उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो इस प्रवृत्ति से जब शिक्षण किया जाता है उस शिक्षण को कहते हैं आइडियलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षा का आदर्शवादी स्वरूप। आदर्शवादी स्वरूप, और ये आदर्शवादी स्वरूप देखें, ये क्या है कि विवश कर रहा है विद्यार्थी को वो सीखने के लिए जो टीचर्स को आता है। ठीक, और ये क्या किस बात के लिए फोर्स करता है, जो सिलेबस में लिखा है। इसका मतलब रटने की प्रक्रिया को ये महत्व देता है और ये टीचर के अनुसार बच्चों को व्यवहार करने के लिए विवश करता है, ये वाला मेथड। अब देखिए समय की मांग है कि हम इसके बाद एनसीएफ के बाद चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब हुआ ये कि जिस व्यवस्था को हम कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चा भी कुछ कर सकता है, ये सोच कर के शिक्षा दी जाती है। जैसे मैंने कहा ना आपसे कि जो ये हमारा एनसीएफ है इसमें संरचनावाद से शिक्षा ली गई है। संरचनावाद का मतलब कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, केवल उन्हें यह बताना है कि उनके भीतर यह करने की क्षमता है। तो ये जो ना बच्चों की क्षमताओं को ढूंढने का काम है, केवल उतना टीचर्स का काम है। तो ये जो शिक्षा होती है इसी को प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। भारत में एक शिक्षा नीति आई, बाल केंद्रित शिक्षा। भारत में एक शिक्षा नीति आई, ये थी शिक्षा नीति 2006, और शिक्षा नीति 2006 में इस बात को फोकस किया गया कि हम भारत में स्पेशली बच्चों के सीखने में बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया इस शिक्षा नीति 2006 के तहत। तो अब ये बात क्या है, ये पहला इन्होंने सुझाव दिया कि कक्ष में क्लासरूम में टीचर्स को शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रश्न जिस रूप में आएंगे मैं अभी अंत में आपको कुछ प्रश्नों का भी अभ्यास कराऊंगा इन चैप्टर्स से संबंधित, तो आप उस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन इन्होंने और भी बात कही, और उन बातों में एक बात क्या कही कि जो ये विशाल पाठ्यक्रम है हमारा बहुत बड़ा बड़ा, आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने अपनी बुक्स से चैप्टर्स को कम किया और बच्चों की बुक्स को कम किया, और उसी को कहा कि हम बच्चों को कम सिलेबस में ज्यादा सीखने का अवसर देंगे। तो एक सुझाव इससे भी संबंधित है। लेकिन बच्चा जब सिलेबस के साथ ही उलझा रहता है ना, तो उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं जो होती हैं वो लर्न करनी पड़ती हैं। तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दूसरे नंबर का ये दिया कि हमें एज ए टीचर हमें क्या करना होगा, सूचना को ज्ञान मानने से बचना होगा, ज्ञान मानने से बचना होगा। ये मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है। देखिए ज्ञान क्या है, अगर इस ज्ञान के बारे में समझेंगे तो हमें दो और बातें समझनी पड़ेंगी। एक तो ज्ञान जिसे हम नॉलेज कहते हैं, और एक साक्षरता, और इससे भी पहले एक और चीज शिक्षा और उसके बाद साक्षरता। ये कई बार मिलते जुलते से टर्म्स लगते हैं जिनमें कुछ सूक्ष्म अंतर हैं। ये स्थूल रूप से तो एक जैसे लगते हैं, मोटे मोटे तौर पर देखें तो हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक जैसे हैं नहीं। देखिए हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो आई, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कहते हैं इसे, ये आई वर्ष 2000 में। इसका हमसे क्या संबंध, इसका संबंध है
हम टीचर हैं तो हमें ये जानना होगा असल में ये साक्षरता कहते किसे हैं। तो देखिए, इसमें साक्षरता को डिफाइन ऐसे किया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी एक भाषा, कम से कम एक भाषा में 2 गतिविधियां कर लेता हो। एक क्या? एक लिखना और एक पढ़ना। तो एटलीस्ट एक भाषा में लिखने और पढ़ने की प्रक्रिया जानने वाला व्यक्ति जो 7 वर्ष से अधिक आयु का है, यदि वो ऐसा कर लेता है तो वो साक्षर है, इसमें डिफाइन किया गया। तो ये तो हुई साक्षरता। अब बात है शिक्षा की। शिक्षा का मतलब एजुकेशन, इंग्लिश में हम कह रहे हैं उसे। उस एजुकेशन का मतलब मोटे तौर पर समझें तो इसका मतलब है वो जो हम प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा इकट्ठा करते हैं, वो साक्षरता है, क्योंकि वो प्रमाणित करता है कि हम इतने योग्य हैं। हमने बीएड की डिग्री ली तो उससे प्रमाणित हुआ कि हम प्रशिक्षित हैं टीचिंग करने के लिए। तो ऐसे ही जो एकेडमिक्स की बात करते हैं, एकेडमिक्स में जितने भी सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा आप लेते हैं, ये सब डिफाइन करते हैं हमारी शिक्षा को, एजुकेशन को। लेकिन जो इसका एक्सट्रीम लेवल है वह है नॉलेज, उसे कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान का मतलब हुआ, इसे उर्दू में इल्म कहते हैं। इस इल्म का मतलब हुआ या इस ज्ञान का मतलब हुआ कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा, वो चाहे ये किसी भाषा को जान करके सीखा या फिर ये शिक्षा यानी किसी सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा को लेकर के सीखा, क्या इन दोनों को अर्जित करने से हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर पाते हैं या नहीं कर पाते? समस्याएं आने पर हम क्या व्यवहार करते हैं, हमारा रिएक्शन क्या होता है और कितनी कुशलता से हम अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन करते हैं, इस तार्किकता को, इस बुद्धिमत्ता को, इस विवेक को हम ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान मतलब समस्या समाधान का कौशल। और इसके और ऊपर दर्शन के स्तर पर जाएंगे तो इसकी बहुत लंबी व्याख्या है, लेकिन असल बात यही है कि हम समस्या समाधान का कौशल जानते हैं। देखिए, एक बड़ी समस्या, मतलब दर्शन की ओर भी जाएंगे तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाएगी। बात महत्वपूर्ण क्या? कि समस्या का समाधान ही ज्ञान का उद्देश्य होता है, वहां भी डिफाइन हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है मनुष्य के सामने, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, इसको समझेंगे, मानेंगे कि सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं और मुझे क्या करना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं और मुझे क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी समस्या ये है। और इसी समस्या के समाधान को या इसी को हासिल कर लेने को हम ज्ञान कहते हैं। तो वो भी एक समस्या है और उसका समाधान ढूंढना, यही एक स्किल है। देखिए, कुछ हो सकता है कुछ लोगों को ये देखने सुनने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा हो, लेकिन ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और उन लोगों के लिए खासकर मैं कहना चाहता हूं जिनको फोकस करके ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही हैं, जिन लोगों की पढ़ाई बहुत दिनों से, बहुत कारणों से, कतिपय कारणों से छूट गई, जिनको लगा कि उनका बीएड बहुत साल पहले हो गया, जिनका टेट बहुत पहले क्लियर हो गया, लेकिन अब उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें लगता है कि एक बार अपने अस्तित्व की पहचान के लिए उन्हें जरूर ये टीचिंग का एग्जाम देना चाहिए। तो आप लोग जो भिन्न भिन्न परिस्थिति में रह करके तैयारी करना चाहते हो, आप सबको अपनी सुविधा के अनुसार ये कक्षाएं, ये क्लासेस, ये स्टडी मटेरियल मिल जाए, आप इन क्लासेस को एक बार से ज्यादा बार देख करके अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ, ये हमारा उद्देश्य है। तो वो जिन्होंने बहुत दिनों से अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, उन्हें लगता है कि कुछ तो बात उनमें भी थी। तो उनके लिए किसी ने एक शेर कहा कि सूरज ढला तो कद से लंबे हो गए साए, सूरज ढला तो कद से लंबे हो गए साए, कभी पैरों से हमने भी रौंदी थी परछाइयां। तो वो जो परछाइयां आज हमसे बड़ी हो गई, ये परछाइयां मतलब ये टास्क, ये छोटे छोटे एग्जाम आज हमें लगता है कि हमारे लिए इतने कठिन हो गए। आपको अपने एकेडमिक्स के दिन याद आते होंगे तो लगता होगा, देखिए मतलब आप कितने अच्छे एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो कभी कभी जिन लोगों को परिस्थिति बस ये मौका नहीं मिल पाता या बहुत दिनों से उनकी पढ़ाई छूट गई है, वो भी बहुत अच्छी पढ़ाई अपनी कर पाए, इस एलटी के एग्जाम को लेकर के अपनी अच्छी तैयारी कर पाए। हमारा डेडिकेशन इस बात के लिए है कि आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल पाए और बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मिल पाए। तो मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, हमें
इस बात के लिए सुझाव दिया गया है कि हम सूचना को ज्ञान नहीं मानेंगे। सूचना मतलब ये जानकारी ले लेना, 1 2 3 ये काउंटिंग है, ये ABC ये अल्फाबेट है, ये क ख ग ये अल्फाबेट हिंदी के हैं, इनको जान लेना और इनको याद कर लेना ये सूचनाएं हैं। लेकिन इनका जीवन में उपयोग कर लेना, इस क ख ग से एक बहुत मनोहर कविता लिख देना, इससे किसी साहित्य की सृजना कर देना, इन शब्दों से किसी व्यक्ति के जीवन में प्राण भर देना, खुशियों और उल्लास के गीत लिख देना, इसका उपयोग कर देना, इन संख्याओं से कुछ और समझ लेना, हम हमारे मौलिक चिंतन को ये सूचना विकसित करे तो वो ज्ञान है। तो असल में सूचना का उद्देश्य अगर मौलिक चिंतन का विकास करना है तो हम कभी भी फोकस नहीं करेंगे कि बच्चा इस 1 2 3 को याद करे, इनके मल्टीपल को यानी इनके पहाड़े टेबल को याद करे और इन छोटी छोटी सूचनाओं को याद करके वो मल्टीप्लाई करना, वो गुणा भाग करना, वो शब्दों को लिखना समझे, वो व्याकरण के नियमों को रट ले, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है शिक्षा का? वो ये है कि हर व्यक्ति अपने कौशल को पहचाने और अपने जीवन को उत्साहवर्धक और मनोरंजक बनाए, खुशियों से भरा हुआ बनाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? व्यक्ति को सूचनाओं के बोझिल तंत्र से बचाना होगा, बोरिंग सिस्टम से बचाना होगा। इन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? पाठ्यक्रम का जो भारी बोझ है उसे विशाल पाठ्यक्रम और मोटी पुस्तकों को, विशाल पाठ्यक्रम, ये तीसरी बात लिखी इन्होंने, क्या? विशाल पाठ्यक्रम और मोटी पुस्तकें जो हैं तथा मोटी पुस्तकें, इनको शिक्षा प्रणाली का, पुस्तकें शिक्षा प्रणाली के फेलियर का प्रमाण है। पुस्तकें शिक्षा की असफलता का प्रमाण है, शिक्षा की असफलता का। कैसे? क्योंकि आपने एक मुहावरा सुना होगा, थोथा चना बाजे घना, मतलब जो खाली चना होता है वो ज्यादा बचता है। और आपने दूसरा मुहावरा सुना होगा, गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, यानी जिनमें बारिश होती है वो गरजते कम है, जो गरजते हैं वो बरसते कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने सिलेबस में किताबों को और सिलेबस को बहुत सारा मोटा करके बच्चों के बस्तों में भर दे रहे हैं, इसका मतलब हम उनमें कुछ खुद से करने की योग्यताओं का विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? इस असफलता को, जो मोटी पुस्तकें हैं और ये जो विशाल पाठ्यक्रम है, इसे घटाना होगा। तो ये तीसरा सुझाव उन्होंने दिया। तो अभी तक के तीन बातें हमने कही क्या? कि एक तो हमें ये करना होगा कि शिक्षा सूत्रों का प्रयोग करना होगा। दूसरा, हमें सूचना को ज्ञान मानने से बचना होगा। सूचना अलग है और नॉलेज अलग है। नॉलेज का मतलब समस्या समाधान का कौशल। और तीसरा मैंने कहा आपको कि विशाल पाठ्यक्रम से बचना होगा। एक है कि जो हमने आदर्शवादी शिक्षा की बात की अभी, उस आदर्शवादी शिक्षा में क्या होता है, आपने देखा कि शिक्षक को जो बात नैतिक लगती है, मतलब उसके अनुसार जो नैतिकता है वो बच्चे में 100% होनी चाहिए। ये करना अच्छा है, ये करना अच्छा नहीं है, उसे हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए, उसे ऐसा उद्यम नहीं करना चाहिए। बच्चों को धैर्य बनाए रखना चाहिए जहां प्रयोग होता है तो वहां हम बच्चों को बच्चों के मन के अनुसार समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये कहता है कि हमें ये जो आदर्शवादी और अति नैतिकतावादी विचार है, इसको छोड़ करके क्या करना होगा? हमें उस नैतिकता को अपने आचरण में लाना होगा, व्यवहार में लाना होगा। तो चौथा सुझाव इन्होंने दिया कि उपदेश की अपेक्षा वातावरण निर्माण करें। उपदेश न दें, उपदेश की अपेक्षा वातावरण निर्माण करें, जिससे क्या हो, ये एक भी बात अभी तक इस फॉर्मेट में तो नहीं पूछी है कि पहला सुझाव कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, इनको सूची से मिलाइए, या फिर 4 इधर दे दिए और इधर कहा, तो इस रूप में तो नहीं पूछे।
लेकिन इन सबका एग्जीक्यूशन हमारे टेट एग्जाम में से लेकर के टीचिंग के जो क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं, टीचर बनने के लिए जो एग्जाम लिए जाते हैं, उन सब में, वो चाहे डीएसएसबी के एग्जाम हो, चाहे एनवीएस के हो, केवीएस के हो, या स्टेट्स में टीचर्स बनने के लिए हो, उन सब में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उपदेश की अपेक्षा वातावरण निर्माण का मतलब हुआ कि हमें टीचर्स को हर चीज आचरण में लानी होगी। तो आचरण में यदि लाएंगे तो बच्चा जो देखता है उसे ज्यादा सीखता है। बच्चा जो उससे करवाया जाता है उसे नहीं करता। आपने देखा होगा ना, हम लोग कहते हैं अपना चाय पीते हैं और बच्चों को कहते हैं देखो चाय नहीं पीनी, दूध पीना, लेकिन वो बार बार इस बात के लिए, जितनी बार आप उसको मना कर रहे हैं, वो बार बार इस बात के लिए मोटिवेट हो रहा है कि उसे चाय पी करके देखनी है, उसे ट्राई करना है। अच्छा, जब वो देखता है कि मेरे पेरेंट्स चाय नहीं पीते, तो उसे फिर दूध में बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उसे लगता है मेरे पेरेंट्स दूध पीते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से क्लासरूम में अप्लाई होता है कि टीचर को इस बात का ध्यान देना होगा कि वह अपनी बातों में उपदेश कम, व्यवहार ज्यादा रखे। और एक और बात उन्होंने कही जो हमारे समाज में, हमारे पेरेंट्स में बहुत बड़ी दिक्कत पाई जाती है। आपने देखा होगा आजकल देखते हैं लोग कि कहते हैं वो हमारे पड़ोस का बच्चा वहां के एग्जाम में निकल गया, फलां का बच्चा उस नवोदय में निकल गया, फलां का बच्चा उस जगह निकल गया, वो इतने अच्छे स्कूल से स्कूलिंग करा रहे हैं, उनके बच्चे ने ये एग्जाम पास कर लिया। अपने बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन रखना, उच्च स्तर की अपेक्षा रखना, इसे कहते हैं कि उनसे दक्षता की, एक्सीलेंट होने की उम्मीद रखना, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। तो अब ऐसे में क्या होता है, जो हमने अच्छे बच्चे का कंसेप्ट बना रखा है ना, अच्छा बच्चा मतलब वो वाला बच्चा जो हमारा नहीं पड़ोस का है, वो उसने जो एग्जाम निकाल लिया, हमें ना इस धारणा में बदलाव करना होगा। हमें इस धारणा में बदलाव करना होगा कि अच्छा बच्चा वही है जिसको एबीसीडी पूरी याद हो गई है 2 साल की उम्र में, जिसको भाषा पूरी क ख ग याद हो गए, एबीसीडी याद हो गए, टेबल याद हो गए, पोइम्स याद हो गई। हमें इस धारणा को बदलना होगा। तो उन्होंने एक सुझाव ये दिया कि ये 5वें नंबर का, कि अच्छे बच्चे की धारणा में, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव करना होगा। और ये अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव का मतलब यही है कि हम उस बच्चे को अच्छा समझते हैं जिसके पास अधिक से अधिक सूचनाएं हैं। सूचनाएं मतलब वही पोएम याद कर लेना, वही काउंटिंग से याद कर लेना, वही टेबल याद कर लेना, वही एबीसीडी अल्फाबेट से याद कर लेना। तो उसमें बदलाव करना होगा। ये बदलाव क्या मतलब, सूचना के स्थान पर हम ज्ञान को महत्व देंगे। सूचना के स्थान पर ज्ञान, जिस बच्चे को ज्ञान है कि क्या करना चाहिए, पर ज्ञान को महत्व देंगे। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और एक बात और कही उन्होंने, क्या कि जो अच्छे बच्चे की धारणा है, मतलब जो पेरेंट्स को, जो मैं आपसे कह रहा था ना, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे से निपुणता की अपेक्षा नहीं रख सकते। तो अभिभावक अपने छोटे बच्चों से, अभिभावक अपने छोटे बच्चों से इस बात की अपेक्षा न रखें, क्या से निपुणता की अपेक्षा न रखें। एक्सीलेंट की उम्मीद रखते हैं हम वो कहीं कम चाहते ही नहीं। तो ये निपुणता की अपेक्षा खत्म करेंगे। तो एक बात देखें, इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से समझें। जब देखिए हम किसी चीज से एक्सट्रीम उम्मीद रखते हैं, आपकी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा होता है, आप जो उम्मीद रखते हैं वो पूरी नहीं होती। वो बहुत सिंपल उदाहरण ये भी हो सकता है कि आज आपको लगा कि बारिश होगी और बारिश नहीं हुई, तो आपको बड़ी उदासी होती है। आपको लगा कि आज पार्टी कराई जाएगी, वो पार्टी नहीं हुई, तो आपको लगता है कि आपके मन कैसी नहीं हुई। और खासकर अपने बच्चों से पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस बात की उम्मीद रखते हैं कि किस बात की, कि वो बहुत अच्छा करेंगे, उनके बच्चे के जैसा कोई बच्चा करेगा नहीं। तो वो कहते हैं, मैंने आपको कहा ना, एनसीएफ
सब स्तरों में सुधार का सुझाव देता है। तो ये पेरेंट्स में भी सुधार का सुझाव दे रहा है, टीचर्स में भी दे रहा है, मैनेजमेंट में भी दे रहा है, और रेगुलेटरी बॉडीज में भी दे रहा है, और एक्सपर्ट्स में भी दे रहा है। तो इस बात की धारणा में हमें परिवर्तन करना होगा, किसमें? जिसमें हम अपने छोटे छोटे बच्चों से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि वो एक्सपर्ट हो जाएं, तो इस उम्मीद को छोड़ना होगा। ठीक है। अब एक बात और है, अगर हम ये छोड़ देंगे तो बच्चों को टेंशन कम होगा। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर क्या होता है, बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है तो उससे पहले ट्यूशन जा रहा है, और स्कूल से आ रहा है तो उसके तुरंत बाद ट्यूशन जा रहा है, उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का टाइम इस तरह से बंधा हुआ है जैसे मशीन का होता है। तो ये जो रोबोटिक तरीके से बच्चों को चलाया जा रहा है, वो इस कारण चलाया जा रहा है क्योंकि हम सोचते हैं कि वो एक्सट्रीम लेवल तक बेस्ट हो जाए बच्चा। ऐसा नहीं होता। तो जैसा नहीं होता है वो करना उचित नहीं है, ताकि बच्चा सब डिप्रेशन में ना आए। उस डिप्रेशन से अगर वो बचेगा तब अपने जीवन में कुछ बेहतर करेगा, ताकि उसको शिक्षा से नफरत ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों को विद्यालय के बाहर भी, विद्यालय में तो उनको तनाव मुक्त वातावरण देना ही होगा, बच्चों को विद्यालय के बाहर भी तनाव मुक्त वातावरण देना होगा, विद्यालय के बाहर। ठीक है, ये तनाव मुक्त वातावरण देना होगा। आगे ये सब चीजें आपको उन प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगी जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ये तो एनसीएफ ने कहा कि हम विद्यालय में भी, विद्यालय के बाहर भी तनाव मुक्त। अब देखिए इनकी क्रमबद्धता है, जब हम बच्चे को समझ रहे हैं, जब उससे उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, उसकी क्षमता से बाहर की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, तो फिर उसको क्या करना है, वो तनाव से मुक्त होगा। और एक बात और है, हमें कक्षाओं को जब ऐसा हो जाएगा, देखिए यहां तक की अपेक्षाओं को समझेंगे तो ये पेरेंट्स को फोकस ज्यादा है, और जब आप यहाँ की अपेक्षाओं को समझेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि हाँ, जो ऐसा बच्चा आएगा वो क्लासरूम में करके सीखे, इस बात को हमें फोकस रखना पड़ेगा। और करके सीखने का मतलब है कि हम कक्षा कक्ष को गतिविधि पूर्ण बनाएंगे। देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये सब बिना नोट्स बनाए आपके काम आ जाएगा, तो ऐसा संभव, हाँ, अगर आप इसको टॉपिक को समझना चाहते हैं, मतलब नोट्स की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन एक बार बहुत अच्छे से समझ लें तो उस एग्जीक्यूशन की लेवल पर इस नॉलेज को ले आए, आपके लिए प्रश्न करना आसान हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, कक्षा कक्ष को गतिविधि पूर्ण बनाना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, गतिविधि पूर्ण बनाना होगा मतलब बच्चों में करके सीखें, इस बात को विकसित करना होगा। अच्छा, ये जो करके सीखें का भाव है बच्चों को क्या बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मनिर्भर मतलब हर काम उसे लगता है कि देखिए करके देखें। ये व्यवहार उसके कहाँ आता है, रियल लाइफ में काम आता है। ये बच्चा जो क्लासरूम में करके सीखने का हैबिचुअल हो जाता है, घर में भी इसकी आदत होती है कि हर काम को अपने आप से करना। जैसे अपने भोजन की थाली को खुद धो देना, उसे उठा देना, अपने लिए पानी ले आना, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट न रहना, तो इस तरह का नेचर विकसित होता है। वैसे भी आप देखें तो ये पूरे एनसीएफ में ना, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा कि इसमें इस बात को कहा गया है कि क्या सीखें की बजाय कैसे सीखें को महत्वपूर्ण बनाना होगा। तो ये देखिए, ये इस बात को महत्व दे रहा है कि आपको कक्षा कक्ष गतिविधि पूर्ण बनाने होंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चे को क्या सीखें इस पर फोकस नहीं करना, कैसे सीखें। जितनी बार वो गलती करेगा उतनी बार बेहतर सीखने का अवसर अपने लिए बनाएगा। तो एक महत्वपूर्ण बात यह कि कक्षा कक्ष जो हैं वो गतिविधि पूर्ण होने चाहिए। उन्होंने एक और बात कही कि जो ये जो हमारा समुदाय है, समुदाय मतलब स्कूल और उसके आसपास के लोग, हमारा समाज, उसे संसाधन के रूप में प्रयोग करें। तो समुदाय को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं इसका उदाहरण बताता हूं आपको, समुदाय को संसाधन के रूप में, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बताता हूं, के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए हमारे आसपास कुछ लोग जैसे सुबह 3 बजे 4 बजे से उठ करके लोग अखबार डालने जाते हैं, लोग साइकिल पंचर की दुकान लगाते हैं, लोग छोटे बच्चे अखबार बांटते हैं,
छोटे बच्चे काम पर जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास ठीक से 2 जोड़ी कपड़े नहीं होते, 1 जोड़ी कपड़े भी नहीं होते, स्कूल की ड्रेस अच्छी नहीं होती, मतलब ठीक अवस्था में नहीं होती, किसी की पुरानी दी हुई होती है। अब एक बच्चा हमारी क्लास में आता है या अपने घर में जाता है तो कहता है मुझे नई ड्रेस चाहिए, तो कहता है मुझे नए जूते चाहिए, फिर कहता है कि मैं सुबह सुबह उठ नहीं सकता। अब ये सुबह सुबह उठ नहीं सकता तो इसके लिए आप मोटिवेट तो कर सकते हैं, उठना चाहिए, कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं, कुछ मोरल स्टोरीज सुना सकते हैं, कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं। लेकिन बच्चा इस बात को अपने जीवन में उतार ले, ये कब होगा? जब किसी दिन वह अपने साथ के ही बच्चे को सुबह सुबह 3 बजे उठ करके साइकिल चला करके अखबार लाते हुए देख ले, और वो देखे कि वह सुबह से जाकर के अखबार बांटता है। जब वो देख ले कि स्कूल से आने के बाद ये अपनी ही, अपने पापा की, अपने पेरेंट्स की दुकान पर, अपने गार्जियंस की दुकान पर जाता है या किसी किसी काम की दुकान पर जाता है, मतलब जहां वो काम करता है ऐसी जगह पर जाता है, उसके बाद इतनी पढ़ाई के बाद उसे वहां डांट पड़ती है, मार पड़ती है, उसे वहां बहुत पैसे नहीं मिलते, उसे ठीक से खाने को नहीं मिलता। जब ये जान लेता है तो हर समय मनपसंद के खाने की बात नहीं करता, हर समय नए कपड़े की जिद नहीं करता, मतलब उसका व्यवहार बहुत संतुलित हो जाता है। तो एनसीएफ में एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई कि हम अपने समुदाय के आसपास के जीवन को उसके संसाधन के रूप में उपयोग करें। तो एक बात तो ये कि हम संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे तो हम अपने बच्चे को ज्यादा संवेदनशील बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। और आपने पर्यावरण पढ़ते हुए संभवतः एक बात ये पढ़ी होगी कि हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना होगा बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जब बनाते हैं तो उसमें क्या शामिल है? इसमें केवल पेड़ पौधे, झील, नहरें, तालाब, गड्ढे, ये मरुस्थल, इतनी ही बातें नहीं आती, बल्कि क्या आता है उसमें, जो ये जैव जगत है उसमें ये भी आता है, फ्लोरा और फोना दोनों आते हैं। तो फ्लोरा फोना मतलब वनस्पति और जीव, ये दोनों जंतु कहेंगे इसे, वनस्पति और जंतु दोनों आते हैं। और जंतु में जाएंगे तो इसमें मानव भी आता है और गैर मनुष्य भी आते हैं, और गैर मनुष्य में जाएंगे तो इन गैर मनुष्य की बात अगर करें तो इस गैर मनुष्य में वो सब शामिल हैं जिसको हम पशु कह रहे हैं वो भी, जिसे हम पक्षी कह रहे हैं वे भी, और जिसे हम सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं वे भी। इसका क्या उपयोग है? इस सूक्ष्म जीव के प्रति संवेदनशीलता, इसका उपयोग देखें खेती बाड़ी में, थोड़ा सरल तरीके से समझें। खेती बाड़ी में हमने देखा कि हम, पूरे भारत सरकार का एक मिशन है पराली जलाने के खिलाफ। तो पराली जलाने से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है, धुआं युक्त हो जाता है, वही परेशानी नहीं है, यह भी परेशानी है कि जो हमारी मिट्टी में जो जीवाणु हैं, जो खेती के लिए अच्छे होते हैं, उन जीवाणुओं का जीवन भी नष्ट हो जाता है, यानी मिट्टी की उर्वरा क्षमता घटती है। अब ये उर्वरा क्षमता घटेगी तो क्या होगा? मैं संवेदनशीलता की बात कर रहा हूं, हम अपने बच्चों को संवेदनशील बनाने की बात कर रहे हैं ये, और मैं जोड़ रहा हूं मिट्टी से। तो मिट्टी अगर कम उर्वर होगी तो क्या होगा? जरा समझें इस बात को। तो होगा कि हमारी मिट्टी में ऐसी पोषक तत्व उसमें डाले जाएंगे जिसमें यूरिया और खाद और तमाम चीजें शामिल हैं, यानी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा। फिर क्या होगा? रासायनिक खादों का प्रयोग करके, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके वो सारे हमारे खाद्यान्न के माध्यम से हमारे शरीर में आएंगे। तब हम देखते हैं कि दिनों दिन कैंसर की, किडनी की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसका कारण क्या है? कारण क्या है कि हम उस खेती करने वाले मनुष्य को इतना संवेदनशील नहीं बना पाए अपनी शिक्षा के माध्यम से कि उसके द्वारा बोई जाने वाली खेती, उगाए जाने वाली फसल किसी मनुष्य के जीवन को समय से पहले असामयिक रूप से अंत कर सकती है। यह है संवेदनशीलता। तब मैं आपको कह रहा हूं कि हमें सूक्ष्म जीवों के प्रति भी, पक्षियों के प्रति भी, पशुओं के प्रति भी और मनुष्यों के प्रति तो है ही है। इस मनुष्यों के प्रकार में अभी हम पढ़ेंगे, जब विविध प्रकार के बच्चे पढ़ेंगे तब आपको समझ में शायद ये आसानी से आएगा कि समाज का वह हिस्सा
जो सामान्य नहीं है, असामान्य जीवन जी रहा है, वो मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर या भावनात्मक स्तर पर उसे असामान्य जीवन जीना पड़ता है, तो उसके लिए कितनी मुश्किलें होती हैं, उस सब के लिए हमें मनुष्य को संवेदनशील बनाना होता है। तो उस संवेदनशीलता के विकास के लिए क्या मैंने आपसे कहा कि हमें समुदाय को संसाधन के रूप में प्रयोग करना होगा। समुदाय में देखिए हमारे आसपास क्या दिखाई दे रहा है, जीव जंतु पशु पक्षी सब दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बच्चों को दिखाएं कि देखो घोड़े का जीवन कैसा है, उसमें जो लगाम कसी हुई है वो कैसे काम करता है, उसकी आंख में जो पट्टियां बंधी हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे घोड़ा सीधे आगे की ओर चलता है, तो हम बता पाएंगे उसे कि जीवन इस प्रकार का है। तो हम अपने समुदाय को किसके रूप में प्रयोग करें? संसाधन, रिसोर्स के रूप में। वी कैन यूज आवर कम्युनिटी एज अ रिसोर्स फॉर बेस्ट टीचिंग, फॉर एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ आवर टीचिंग। ठीक, तो अब देखिए एक बात और कही उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हमें जो स्कूलों में सह शैक्षिक गतिविधियां होती हैं ना, को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, 10वें नंबर का, सह शैक्षिक गतिविधियों में हमें केवल बच्चों को, स्कूल के टीचर्स को ही शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि सह शैक्षिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण है कि हम पेरेंट्स को भी शामिल करें, में अभिभावकों को भी शामिल करें। क्या होगा इससे? उनके बच्चे जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उससे वो अवगत होंगे, को भी शामिल करें। और इससे देखिए इसका उद्देश्य है कि वे जो अपने बच्चों से केवल किताबों को, केवल पाठ्य पुस्तकों को, जिसको छोटे बच्चों को मैं कह रहा था केवल टेबल को, केवल अल्फाबेट्स को, इनको याद करके नॉलेज वाला ना समझें, बल्कि ये भी समझें कि देखो उनका बच्चा कितनी अच्छी स्पीच देता है, उनका बच्चा कितना अच्छा डांस करता है, उनका बच्चा कितनी अच्छी ड्राइंग बनाता है। इन सब बातों को यदि वो समझेंगे तो बच्चे का बोझ कम होगा। तो हम अंततः करना तो ये चाहते हैं कि बच्चे को एक तनाव मुक्त शैक्षिक वातावरण देना चाहते हैं। तो तनाव मुक्त शैक्षिक वातावरण देने के लिए केवल स्कूल और क्लासरूम तक नहीं, बल्कि स्कूल के बाहर, घर में और अपने समाज में भी बड़ा सहज होकर के सीखे। ठीक, तो एक बात ये कि सह शैक्षिक गतिविधियों में हमें अभिभावकों को भी शामिल करना होगा। और हम देखें कि स्कूल में कई शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए खेलकूद होता है। तो इस खेलकूद के विषय में उन्होंने कहा, हम में से ज्यादातर लोगों को इतने दिनों से हम पेडागोजी समझ पढ़ रहे हैं, तो खेलकूद हमारे स्कूलों में भी हुए हैं, और जहां हमने बीएड के बारे में पढ़ा तो वहां भी खेलकूदों का महत्व बच्चों के लिए समझा होगा। लेकिन उसका मतलब हमें ये लगता है कि बच्चों में जितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, उतना ज्यादा वे योग्य बनेंगे, इसलिए खेलकूद होते हैं। एनसीएफ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खेलकूद का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा नहीं है, खेलकूद का उद्देश्य सहयोग का विकास करना है, सहयोग की भावना का विकास करना है, जिससे क्या हो, बच्चों में टीम भावना का विकास हो। टीम भावना का और सहयोग का विकास करना खेलों का मुख्य उद्देश्य है। तो अब हमारे पढ़ाने के तरीके में देखिए हमेशा इस बात को हम शामिल करेंगे। एनसीएफ इसीलिए मैं मार्गदर्शक सिद्धांत कह रहा हूं शिक्षा के, कि ये हमें बताएगा, हम बच्चे को जब खेलने के लिए प्रेरित करेंगे तो उसे इस बात के लिए भी प्रेरित करेंगे कि उसकी हार और उसकी जीत इतने मायने नहीं रखती, जितने मायने ये रखती है कि उसने कितना बढ़िया अपनी टीम के लिए कोशिश की। और टीम के लिए हो चाहे इंडिविजुअल के लिए हो, मतलब हार उसकी व्यक्तिगत नहीं है, वो अपने प्रतिस्पर्धी के साथ कैसे सहयोग कर सकता है, इस बात को विकसित करेंगे। तो एक बात ये, और उन्होंने कहा कि हमें जो कोठारी आयोग ने कहा था ना कि हमें 3 भाषाओं का उपयोग करना चाहिए, इसलिए मैंने देखिए जब बैकग्राउंड समझाया था ये बात आपसे कही, कोठारी आयोग ने 3 भाषाओं को महत्व दिया। तो उसमें एक बात एनसीएफ में भी कही गई है, हमें अध्ययन को लेकर के 3 भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन एक सुझाव इन्होंने दिया, प्राथमिक शिक्षा में या शिक्षण में मातृभाषा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। मातृभाषा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। क्यों? इसलिए ताकि बच्चा
अपने घर से जब चलता है तो अपनी भाषा लेकर के चलता है, और यदि स्कूल में उसकी भाषा को समझने वाला, उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता है, और टीचर उसकी भावनाओं को नहीं समझते, तो कैसे उसकी समस्या को समझेंगे। तो अब यदि वो अपनी मातृभाषा में बहुत कंफर्टेबल होकर के, बहुत सहज तरीके से अपनी समस्या को रखेगा, तो हम उसकी समस्या का समाधान भी कर पाएंगे। इसलिए हमें शिक्षा में मातृभाषा को बढ़ावा देना होगा। अच्छा, एक और बात है, जब हम मातृभाषा में बढ़ावा देंगे, वो कुछ सीखने की कोशिश करेगा, तो बहुत बार वो कोशिश करेगा कि लाइब्रेरी जाकर के कुछ बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़े। तो देखिए, एक सुझाव इन्होंने दिया कि पुस्तकालय में ये सब वो बातें हैं एनसीएफ की। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तकें चुनने का मौका देना चाहिए। बच्चों को स्वयं पुस्तकें चुनने का मौका देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो उसे अच्छी लगेगी उसे पढ़ेगा। लेकिन देखिए, ऐसा कहाँ होता है, हमारी पढ़ाने के तरीके में, स्कूल की प्रणाली में, लाइब्रेरी चलाने वालों के, लाइब्रेरियन के सोचने के तरीके में कहाँ ऐसा है। वो तो एक चिन्हित पुस्तक बच्चों को पकड़ा देते हैं और सीमित एक पीरियड, मतलब 40 मिनट के लिए बच्चा वहां बैठता है, उसके बाद उनको भगा देते हैं। तो घर के लिए उसको ये परमिट करने के लिए कि उसे कोई किताब मिल पाए, कई दिनों तक उसके पास रह पाए और वो उसे पढ़ ले, इस बात को बहुत हतोत्साहित किया जाता है हमारे यहाँ। बच्चों को इस बात के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता। और अगर वो स्वयं पुस्तकें चुनेंगे तो उन्हें क्या होगा कि उन्हें अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान को समझने का मौका मिलेगा। तो अपनी पसंद से उनको पुस्तकें चुनने का मौका देना चाहिए। देखिए, वो कहते हैं ना कि बस इसी बात से है छाऊं ये मंजूर मुझे, बस इसी बात से है धूप ये मंजूर मुझे, छांव में आऊं तो एहसास झुलस जाते हैं। पर इसका मतलब हुआ कि जब आप दूसरों के हिसाब से अपने जीवन को रेगुलेट करते हैं तो फिर वो एहसास झुले जाते हैं। आप अपने आप को लेकर के जो फीलिंग्स रखते हैं, जो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के फीलिंग्स रखते हैं, तो फिर वो झुले जाते हैं। इसलिए क्या है कि धूप मंजूर है, मतलब कठिनाई मंजूर है। बच्चा अपनी तरह से जो भी कठिनाई महसूस करता है, या हम सब भी जो कठिनाई महसूस करते हैं, वो मंजूर है। क्यों? क्योंकि हम अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाने के लिए डेडिकेटेड हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें पुस्तकालय से बच्चों को खुद पुस्तकें चुनने का मौका देना चाहिए। देखिए, एक ये जब हम पुस्तकालय से पुस्तकें चुनने की बात करते हैं, तो एक और सुझाव इसी संबंध में उन्होंने दिया कि पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए, पुस्तकें कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए, जिससे बच्चों को अधिक से अधिक सोचने का मौका मिले। कल्पनाशीलता मतलब इनोवेशन, नवाचार, मौलिक चिंतन उनमें विकसित हो सके, ऐसी होनी चाहिए कल्पनाशीलता को बढ़ाने वाली। और इसी को कहते हैं कल्पनाशीलता, मतलब अपने अंदर सोचना, अपने आप से बातचीत करना। उसी को जब आपको पेडागोगी में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा, तो एक शब्द लिखा जाएगा कि अंतःक्रिया को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। अंतःक्रिया मतलब इंट्राएक्शन, अपने साथ किया जाने वाला इंट्राएक्शन कहते हैं। इंटरेक्शन नहीं, इंटरेक्शन तो दूसरों के साथ किया जाता है ना। इंट्राएक्शन मतलब अपने साथ गतिविधि, वो बातचीत करना, कुछ प्रश्नों को रखना, कुछ समस्याओं को रखना, सुलझाना। जैसे हम अक्सर करते हैं, किसी समस्या में होते हैं तो सोचते हैं क्या ऐसा कर लें, ऐसा करना ठीक रहेगा क्या। फिर अंत में एक उस मंथन के बाद हम एक सारांश निकालते हैं, वही हमारा निष्कर्ष होता है और उसी को हम अप्लाई करते हैं। तो वो जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो कैसे विकसित होती है? ज्यादा से ज्यादा कल्पनाशीलता करने से। तो एक मेथड प्रयोग किया जाता है हमारे यहाँ, उसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब मस्तिष्क मंथन। मस्तिष्क मंथन का मतलब इतना ही हुआ जिससे दिमाग को ज्यादा से ज्यादा सोचने का काम मिले। ठीक, तो हमें अंतःक्रिया को बढ़ावा देने वाली किताबें प्रयोग करनी होंगी, बढ़ावा देने वाली। और जैसे जैसे हम इसको बढ़ावा देंगे, वैसे वैसे बच्चों में दंड का भय खत्म हो जाएगा और उनमें कल्पनाशीलता विकसित होगी। तो एक और बात है कि इन्होंने ये कहा कि जो कल्पनाशीलता है या मौलिक चिंतन है और मौलिक लेखन है, मौलिक चिंतन
और मौलिक लेखन, ये दो बातें जो हैं वो जितनी ज्यादा बढ़ाई जाएं या इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मौलिक चिंतन और मौलिक लेखन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, करना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि बच्चा कहता है जी मैंने एक कविता लिखी, एक चित्र बनाया, और वो टेढ़ा मेढ़ा फूल का जैसा चित्र कुछ बना के लाता है, कहता है ये तितली है। वो लगती तो पहाड़ जैसी है पर होती वो तितली है उसकी नजर में, तो हम कहते हैं नहीं बहुत बेकार है। तो ये जो हमने कहा कि ये बेकार है, बजाय कि हमें ये कहना होगा कि आपने जो कोशिश की वह बहुत सुंदर तितली है, अब ये ऐसा करेगी, यहाँ पर इसकी आंख भी हो जाएगी, यहाँ इसके पंख भी हो जाएंगे, यहाँ इसके एक बाल भी बन जाएगा, तो ये बहुत सुंदर लगने लगेगा। तो उसे इस तरह से मोटिवेट करना होगा, तो हम उसकी मौलिकता को और ये मौलिक लेखन को, मौलिक चिंतन को बढ़ावा देंगे। और एक बात और है इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो पेडागोगी समझने के लिए हमें जाननी होगी, हम ये तो जानते हैं कि जब से आरटीई लागू हुआ तब से शारीरिक पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो खत्म हो गया, शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया गया। तो शारीरिक दंड समाप्त करने के साथ साथ इसमें एक और बात कही गई एनसीएफ में, बच्चों को दंड यानी सजा तथा पुरस्कार, दोनों बातें, सजा तथा पुरस्कार का प्रयोग जो है वो के प्रयोग की उपेक्षा करनी होगी, हमें इग्नोर करना होगा। किसकी? ये देखें, ये इसकी भी उपेक्षा करनी होगी। ये सजा की उपेक्षा करनी होगी, ये तो हम जानते हैं, पुरस्कार की भी उपेक्षा करनी होगी। अब यहाँ से अप्लाइड प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक अच्छी कक्ष में बच्चों के सीखने के लिए पुरस्कार का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, कम से कम किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, कह नहीं सकते, इस तरह के प्रश्न। तो आप देखेंगे कि उसमें नहीं किया जाना चाहिए ये उत्तर होगा। क्यों? मतलब हम देते तो हैं पुरस्कार, फिर मैं कह रहा हूं कि नहीं किया जाना चाहिए ये ठीक उत्तर होगा। तो इसका उद्देश्य है कि इनको लर्निंग के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए कि मतलब ऐसा देंगे तो ये ज्यादा सीखेंगे, इससे सीखने से अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं, इस उद्देश्य से नहीं। उसने बेहतर किया तो इसके लिए दिया तो जा सकता है, पर उसके अंदर इस बात का एहसास होना चाहिए कि पुरस्कार दिया जाएगा तो मैं अच्छा करूंगा, भविष्य में वो इस बात के लिए प्रिपेयर ना हो। इस बात के लिए ही पुरस्कार को अवॉइड करने की बात कही गई है कि बच्चों में ये मनोवृत्ति विकसित ना हो कि उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, वो अच्छा करने के लिए पुरस्कार की उन्हें आवश्यकता ना हो। ठीक है ये। और एक और सुझाव उन्होंने दिया कि हमें बच्चों को, जो 17 नंबर का है, बच्चों को फोकस में रखते हुए, यानी जिसे मैं शुरुआत में ही कह रहा था आपको, बाल केंद्रित शिक्षा। इस बाल केंद्रित शिक्षा का संक्षिप्त में तो मतलब इतना होता है जिसमें बच्चों की रुचि और अरुचि, क्या उन्हें अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है, उसको कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना होगा, एक बात ये कही। अब इसमें वो सब है, मतलब क्लासरूम में सिलेबस पढ़ने में जब वो बोर हो जाता है तो उसे और क्या एक्टिविटी के माध्यम से हम सिखा सकते हैं, वो हमें सीखना होगा। तो एक बात ये और देखिए कि उन्होंने कहा कि स्कूलों में या बच्चों की लर्निंग के दौरान, क्लासरूम के दौरान, उनके स्कूली आवर्स के दौरान, स्कूली घंटों के दौरान जो उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य जो है, देखिए ये एक टीचर होने के नाते हमें गहराई से समझना होगा। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, हमें ये लगता है, सामान्यतः ये लगता है प्रायः लोगों को कि इनका उद्देश्य है अधिक से अधिक मनोरंजन करना। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य जो है ना, वो मनोरंजन नहीं है। उद्देश्य मनोरंजन न होकर के, ये मनोरंजन न होकर के क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए बच्चों में हमारे सौंदर्य बोध हो। ये सौंदर्य बोध
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब गीत संगीत के कार्यक्रम, भाषण का कार्यक्रम, अभिनय का कार्यक्रम, एक्टिंग का कार्यक्रम, ये सब जो है एक व्यक्ति के अंदर कितने प्रकार की सुंदरताएं निहित हैं यह समझने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए, बल्कि मनोरंजन के लिए नहीं। तो अब हम जब सांस्कृतिक कार्यक्रम करें तो हमारे ध्यान में ये बात रहनी चाहिए, और यदि ये ध्यान में रहे तो हम बच्चों को मूल्यों को सिखा सकते हैं, वैल्यूज को सिखा सकते हैं, उनको कल्चरल वैल्यूज सिखा सकते हैं, मॉरल वैल्यूज सिखा सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि ये जीवन के विविध रूप हैं जो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं उसके। और एक और बात कही इन्होंने, टीचर्स को ना ट्रेनिंग मिलनी चाहिए समय समय पर, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वही जो हम कह रहे थे कि नई तकनीक से टीचर्स को अपडेट रहना चाहिए। शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा इसके आधार पर क्या होगा, बच्चों में नए स्किल विकसित होंगे तथा बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन, इनका भी समय समय पर प्रशिक्षण और बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसी से ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की धारणा का विकास हुआ, जो सीसीई हमारे यहाँ 2009 में लागू किया गया, इसके माध्यम से, आरटीई के माध्यम से। ठीक। और एक और बात कही, ये सब तो हम कर रहे हैं लेकिन टीचर्स के पास रिसोर्सेज ही नहीं होते। जैसे मान लो किसी स्कूल में कंप्यूटर है, लाइट नहीं है, लाइट है बाकी सब कुछ है, कंप्यूटर नहीं है, या उन्हें ठीक करने की व्यवस्था नहीं, कई साल से पड़े हुए हैं खराब, वहां पर कोई इंजीनियर नहीं, पहुंचने वाला नहीं है। अब टीचर यदि बच्चों को कुछ अपने कंप्यूटर पर दिखाना, बताना, करना चाहता है, कैसे करे? तो शिक्षकों तक नवाचार संसाधन जो हैं, नवाचार संसाधन वो पहुंचने चाहिए। नवाचार संसाधन शिक्षकों को दिए जाने चाहिए, को प्राप्त होने चाहिए। कब? समय से प्राप्त होने चाहिए। और यदि ऐसा होता रहे तो टीचर बेहतर टीचिंग कर पाएंगे, बच्चों को बेहतर लर्निंग के अवसर दे पाएंगे। इसलिए हम जब इस एनसीएफ को पढ़ रहे थे, अभी सुझाव की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि टीचर को सुविधा प्रदाता कहा गया। सुविधा कैसे प्रदान करेगा? जब उसके पास संसाधन, रिसोर्सेज होंगे तो वो अच्छी सुविधा देगा। कौन सी सुविधा? मतलब लग्जरी लाइफ की सुविधा की बात नहीं हो रही, बच्चे कैसे बेहतर सीख सकते हैं उस सुविधा की बात हो रही है। तो देखिए, ये रहे 20 सुझाव, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो हम इसे यहां सीमित करते हैं, और 2 इंटरेस्टिंग हिस्सों को लेकर के, जो इसमें एक तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की बात है वो, और दूसरा कौन सा कि जो विभिन्न विषयों के अध्ययन उद्देश्य बताए हैं, उस एक छोटे से वीडियो को लेकर के हम फिर हाजिर होते हैं आपके पास। तब तक के लिए थैंक यू।